परपाल सिंह। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं हड़प्पा सभ्यता का, और ये हड़प्पा सभ्यता के ऊपर हमारा 4th वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी हड़प्पा सभ्यता के सामान्य परिचय के ऊपर चर्चा की थी। सेकंड वीडियो में हमने चर्चा की थी हड़प्पा सभ्यता के आरंभ और निर्वाह के तरीके के ऊपर हमने चर्चा की थी। थर्ड वीडियो में हमने चर्चा की मोहनजोदड़ो और इसके नगर नियोजन के ऊपर हमने चर्चा की थर्ड वीडियो में। और यदि हम बात करें फोर्थ वीडियो की, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक भिन्नताएं थी उनका जो अवलोकन है वो पुरातत्वविद कैसे करते थे। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में जो सिल्क उत्पादन के विषय में हमें जानकारी मिली है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें काफी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूप से भिन्नताएं अवेलेबल है। इन भिन्नताओं का, खास करके आर्थिक भिन्नताओं का हम पता कैसे लगा पाते हैं? उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल से, जैसे वो किस प्रकार के भवन में रहता है, कौन सी गाड़ी यूज करता है। तो इन आधारों पर हम आज के समाज में उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर वर्तमान समय में हम लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगा पाते हैं, और साथ ही समाज में उपलब्ध भिन्नताओं का भी हमें पता लग पाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो उस समय में भी आर्थिक और सामाजिक रूप से भिन्नताएं अवेलेबल थी। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि पुरातत्वविद हैं ये हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का कैसे पता लगा पाते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी बुक में दो विधियां दी गई है, पहली समाधान है और दूसरी है विलासिता की वस्तुएं। यदि हम बात करें समाधान की बात करें, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान मिले हैं उनमें भी कुछ भिन्नताएं पाई गई हैं। जैसे कुछ समाधानों के साथ में मिट्टी के और धातु के आभूषण मिले हैं, जबकि कुछ समाधानों के साथ में कुछ भी नहीं मिला। कुछ समाधान ऐसे हैं जिनकी चुनाई ईंटों से की गई है, जबकि अन्य की नहीं की गई। तो इस आधार पर समाधान पद्धति में कुछ भिन्नताएं दिखाई देती हैं, जिसके आधार पर भी जो पुरातत्वविद है वो पता लगा पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें आर्थिक रूप से काफी भिन्नताएं थी। दूसरा हम पता लगा पाते हैं विलासिता की वस्तुएं। देखिए, विलासिता की वस्तुएं उन्हें कहा जाता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका मिलना दुर्लभ हो, दूसरा जिनको बनाना कठिन हो, वो कीमती होती हैं। ऐसी जो वस्तुएं हैं उनको हम विलासिता की वस्तुओं की श्रेणी में लेते हैं। तो इस आधार पर भी जो पुरातत्वविद हैं हड़प्पा समाज में उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगा पाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं समाधान की, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो समाधान पद्धति है इसकी तुलना की गई है मिस्र की सभ्यता से। मिस्र की सभ्यता में आपको पिरामिड दिखाई देंगे, उनसे इनकी तुलना की गई है क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। देखिए, मिस्र की सभ्यताओं में अगर हम समाधान की चर्चा करें तो वहां पर खास करके राजाओं का जो समाधान पद्धति मिली है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मिस्र में राजाओं को फराओं कहा जाता था। तो यहाँ पर फराओं के जो शव होते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष लिपि के द्वारा उनके ऊपर लेप किया जाता था। उसके पश्चात में उसे सफेद जो कपड़ा होता था उससे कवर कर दिया जाता था, और ये इसलिए किया जाता था ताकि हजारों वर्षों तक इनका जो शव है वो सुरक्षित रह सके। और यही वजह है कि जब मिस्र की सभ्यताओं का उत्खनन किया गया है, वहां के स्थलों का उत्खनन किया गया है, तो इस प्रकार के शव आज भी हमें मिले हैं। तो इस प्रकार के जो शव होते थे उनको मम्मी कहा जाता था, कि बड़े बड़े जो पिरामिड होते थे उनमें इनको दफनाया जाता, और साथ ही इनमें बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी दफनाई गई थी। ये अधिकतर राजकीय समाधान थे। अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा स्थलों पर जो समाधान मिले हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, हड़प्पा स्थलों में जो समाधान मिले हैं इनमें आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया है। कोई बहुत बड़े पिरामिड का निर्माण नहीं किया गया है मिस्र की सभ्यता की तरह। ठीक है, सामान्यतः इनमें गर्तों में इनको दफनाया गया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो समाधानों के जो गर्त मिले हैं इनकी बनावट में भिन्नताएं मिली हैं। जैसे कि कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि कुछ समाधान ऐसे हैं जो बिल्कुल सामान्य हैं, उनको गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था। कुछ समाधान ऐसे हैं
जिनमें ईंटों की चिनाई की गई है। तो पुरातत्वविद ये जो समाधान पद्धति में अंतर है, इसके आधार पर उस समय की आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो समाधान पद्धति है, ये हमें उस समय की सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है, लेकिन ये कहना कठिन होगा कि ये बिल्कुल सही ही हो सकता है कि इसके पीछे कोई और रीजन रहा होगा, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जो समाधान पद्धति में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, इससे हम उस समय की आर्थिक भिन्नताओं के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कुछ हमें कब्र मिली हैं, खास करके हड़प्पा स्थल से ही। और इस हड़प्पा स्थल से जो हमें कब्र मिली है, तो इस कब्र के साथ में कुछ मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं। तो यहाँ पर जो हड़प्पा वासी हैं, उनकी ऐसी मान्यताएं रही होंगी कि मृत्यु के उपरांत जो व्यक्ति मर गया है वो इस वस्तु का उपयोग कर पाएगा। उसके पीछे रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कब्र मिली है, उन कब्रों के साथ में हमें आभूषण, मृदभांड और अन्य वस्तुएं मिली। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि उनका मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रहा होगा। साथ ही हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे, क्योंकि इस प्रकार के हमें समाधान मिले हैं जिस समाधान में पुरुष और महिला दोनों के साथ में ही आभूषण रखे हुए थे। और एक ऐसा ही समाधान मिला है 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में जब उत्खनन हुआ, तो पुरुष की खोपड़ी के समीप ही शंख के 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार का उपरतन होता है, मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। इस आधार पर यह कहा गया है कि हड़प्पा में पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ समाधानों के साथ में तांबे के जो दर्पण है वो भी मिले हैं, मृतकों के साथ में दफनाया गया है उनको। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, ये मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। जैसा कि हमने मिस्र की सभ्यताओं में देखा कि मिस्र की सभ्यता में वहां के समाधानों के साथ बहुत अधिक मात्रा में आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थी। लेकिन इसके विपरीत हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, केवल जो डेली यूज की जो चीजें होती थी उन्हीं को समाधानों के साथ में दफनाते थे। ये लोग बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब हम चर्चा करते हैं विलासिता की वस्तुओं के आधार पर सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस प्रकार से किया जाता था। देखिए, सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरास्थाओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की टेक्निक में क्या किया जाता था कि पुरातत्वविद है वो वस्तुओं का 2 भागों में वर्गीकरण करते थे। एक ऐसी वस्तुएं जो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें उपयोग में आए, उन वस्तुओं को अलग कलेक्ट करते थे। दूसरी वे वस्तुएं जिनका मिलना कठिन हो, जिन्हें हम विलास की वस्तुएं कहते हैं, उनको अलग कलेक्ट करते थे। रोजमर्रा की वस्तुओं का वर्गीकरण अलग करते थे और जो विलास की और कीमती वस्तुएं होती थी उनका वर्गीकरण अलग करते थे। तो पहले वर्ग में आ जाती हैं रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं आ जाती हैं, और ये वस्तुएं थी ये सामान्यतः पत्थर और मिट्टी से बनाई जाती थी, और इनको जो बनाना होता था वो बहुत ही आसान होता था। आसानी से इन वस्तुओं को बनाया जा सकता था, जैसे चक्कियाँ हैं, मृदभांड है, सुइयाँ हैं, झावा। तो ये जो वस्तुएं हैं ये रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी जिनको बनाना आसान होता था। और ये रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी। हर जगह आपको मिल जाएंगी इस प्रकार की वस्तुएं। इसके विपरीत हम बात करें विलास की वस्तुएं, जिन्हें कीमती वस्तुएं माने जाता था, इनको दूसरे वर्ग में रखा जाता था। अच्छा, पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो, बहुत ही कम मिली हो बस्तियों में, अथवा महंगी हो और स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बनाई जाती हो। यानी ऐसे पदार्थों से बनाई जाती हो जो उस स्थान पर नहीं मिलते हो, यानी उनको बाहर से मंगाया जाता होगा ऐसे पदार्थों को, और जिनको बनाने की जो टेक्निक है वो जटिल हो, यानी उनको बनाना भी कठिन हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फायोंस से बने जो छोटे पात्र हैं इनको कीमती माना है पुरातत्वविदों के द्वारा, क्योंकि इनको बनाना बहुत ही कठिन था। दूसरा, ये बहुत ही कम जगह पर बस्तियों में मिले हैं। देखिए, यहाँ पर हम फायोंस की बात करें तो फायोंस बनाया जाता था घिसी हुई रेत अथवा जो बालू रेत होती है उसमें रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर इनको बनाया जाता था। तो इसको बनाना काफ़ी कठिन था। इसी वजह से इसे की जो गिनती है विलास की वस्तुओं में की जाती है। यहाँ पर एक पात्र दिया हुआ है और ये पात्र है ये फायोंस से बना हुआ है। इस प्रकार के पात्र है ये बहुत कम मिले हैं बस्तियों में। साथ ही जो बड़ी बड़ी जो बस्तियां होती थी, बड़े बड़े जो शहर होते थे हड़प्पा के, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो इस प्रकार के शहरों में ही ये पात्र मिले हैं। छोटी बस्तियां जैसे कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में ये पात्र नहीं मिले हैं। इस आधार पर भी जो पुरातत्वविद है
हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कर पाते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा कि ऐसी वस्तुएं जिनको बनाना आसान हो और जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आती हों, उनको हमने पहले वर्गीकरण में रखा पुरातत्वविदों के द्वारा। दूसरे में रखा विलास की वस्तुएं जिनको बनाना कठिन हो और बहुत ही कम मिली हो। तो जहां पर हमें रोजमर्रा की वस्तुएं मिली है तो माना जाता होगा कि वे बस्तियां आर्थिक रूप से कमजोर होंगी। जहां पर विलास की वस्तुएं मिली हैं ऐसे भवन या बस्तियों में, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि पुरातत्वविदों को यहाँ पर समस्या कहाँ पर आ जाती है। देखिए, स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे तकलियां तकलियां का प्रयोग किया जाता है, सूत वगैरह कातने में किया जाता है, फयोन्स जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो रोजमर्रा के प्रयोग में आती हो, लेकिन ये दुर्लभ पदार्थों से बनी हो, फयोन्स जैसे पदार्थों में। तो ये वस्तुएं जो पुरातत्वविद हैं उनको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि वो इनका वर्गीकरण कहाँ करें, उपयोगी वस्तुओं में करें या फिर विलास की वस्तुओं में करें। देखिए, यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं का वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से जो बनी दुर्लभ वस्तुएं हैं ये सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिली हैं, जबकि छोटी बस्तियां जैसे कालीबंगान में ये बहुत ही कम मात्रा में या नहीं मिली हैं। उदाहरण के लिए हम देख लें कि फेयोन से बने जो लघु पात्र हैं, ये सुगंधित द्रव्य के लिए इन पात्रों का प्रयोग किया जाता था। ये हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में से मिले हैं, कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल भी नहीं मिले। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं वो इन बड़े शहरों में रहते होंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं वो इन छोटी बस्तियों में रहते होंगे। देखिए, हड़प्पा वासी है ये सोने से परिचित है और सोना उस समय भी दुर्लभ होता था, आज ही की तरह इसे कीमती माना जाता था। हड़प्पा स्थलों से हमें कुछ स्वर्ण आभूषण मिले हैं और ये स्वर्ण आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं संचय से। अब हम चर्चा करते हैं कि संचय से हमारा क्या तात्पर्य होता है। देखिए, यहाँ पर जो संचय शब्द है ये लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों में जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए घड़ों में उनको रखते थे और फिर उनको मिट्टी में दफना देते थे। अधिकतर मामलों में ये इनका पुनः उपयोग कर लेते थे, लेकिन कई बार क्या होता था वो भूल जाते थे या अन्य किसी कारणवश जैसे आक्रमण हो गया तो छोड़ के भाग गए। ऐसे जो हमें कीमती वस्तुएं हैं इनका संचय है ये पुरातत्वविदों को मिल जाता है और इसी वजह से जो पुरातत्वविद हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। देखिए, ये संचय होते थे, ये आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के लिए हो सकते थे। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया हो तो ये सब अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कि कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकाले। तो ये जो संचय होते हैं ये मुख्यतः किए जाते थे, अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए किए जाते थे, लेकिन किसी कारणवश वो भूल गए या उस धन को वो नहीं निकाल पाए तो वो मिल जाते हैं पुरातत्वविदों को। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जो हमें जानकारी मिली है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य ये चनूदड़ो जैसी छोटी बस्तियों में किया जाता था। यहाँ पर आप चनूदड़ो देखेंगे इस मैप में तो यहाँ पर मिलेगा और ये चनूदड़ो है ये मोहनजोदड़ो से क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा होता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल था ये 125 हेक्टेयर था, जबकि चनूदड़ो का जो क्षेत्रफल था ये केवल 7 हेक्टेयर था। और ये इस प्रकार की जो छोटी बस्तियां होती थी ये शिल्प उत्पादन में पूरी तरह से संलग्न हुआ करती थी। यदि हम बात करें कि हड़प्पा में कौन कौन से शिल्प कार्य किए जाते थे तो मनके बनाने का कार्य किया जाता था, शंख की कटाई की जाती थी, धातु कर्म से संबंधित कार्य किए जाते थे, मोहर निर्माण का यहाँ पे कार्य किया जाता था सीलकड़ी नामक पत्थर से, बाट निर्माण का यहाँ पे कार्य किया जाता था। अब हम चर्चा करते हैं मनकों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, मनके बनाने के जो कारखाने हैं ये मुख्यतः चनूदड़ों में मिले हैं और दूसरे मिले हमें लोथल से मिले। दो स्थानों से हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, एक तो चनूदड़ो से और दूसरा लोथल से। अब हम चर्चा करते हैं कि मनके बनाने के लिए कौन से पदार्थ का ये प्रयोग करते थे। तो देखिए, मनके बनाने के लिए हड़प्पावासी पत्थर का भी प्रयोग करते थे, धातुओं से भी मनके बनाते थे, शंख से, फयों से, पक्की मिट्टी से। तो इस प्रकार से मनके बनाने में इनकी काफ़ी विविधताएं मिलेंगी पदार्थों की। यदि हम पत्थर की बात करें तो देखिए, कार्निलियन नामक सुंदर जो लाल रंग का पत्थर होता है उससे ये मनके बनाते थे, जैस्पर से बनाते थे, स्फटिक से बने हुए मनके आपको हड़प्पा सभ्यता में मिल जाएंगे, क्वार्टस से बने हुए मनके मिल जाएंगे और सेल खड़ी नामक मुलायम पत्थर से भी ये लोग मनके बनाते थे। धातु की बात करें तांबा, कांसा और सोने से बने हुए आपको मनके यहाँ पर मिल जाएंगे, शंख से बने हुए, फयोंस जैसी दुर्लभ वस्तुओं से बने हुए मनके यहाँ पे मिल जाएंगे,
पक्की मिट्टी से भी मनके बनाते थे। यहाँ तक कि कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में मिलाकर मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके ऐसे होते थे जो पत्थर के बने होते थे, जिनके ऊपर सोने का टॉप हुआ करता था। तो यहाँ पर ये जो मनके आप देख सकते हैं, ये मनके अलग-अलग पदार्थों से बनाए जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं इन मनकों के आकार के। देखिए, मनके हैं ये विविध आकार के हमें मिले। चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित मनके हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पर आप मनकों के आभूषण देख सकते हैं। इन मनकों को एक माला में पिरोया जाता था और फिर आभूषण बनाया जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मनके यहाँ पर विभिन्न आकार के मनके आपको दिखाई देंगे। साथ ही इन मनकों पर उत्कीर्ण किया जाता था या चित्रकारी के माध्यम से इनको सजाया जाता था। देखिए, हमने देखा कि मनके हैं ये विविध पदार्थों से बनाए जाते थे। साथ ही हमने देखा कि मनके विविध आकार के होते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि मनके बनाने की कौन-कौन सी तकनीक थी। तो देखिए, यहाँ पर हमने देखने को मिला है कि मनके बनाने की जो तकनीक थी वो भी विविध थी। काफ़ी तकनीक से मनके बनाए जाते थे। तो देखिए, मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएँ थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल धातु से मनके बनाने की टेक्निक अलग होगी, पत्थर से बनाने की टेक्निक अलग होगी, हार्ड पत्थर से बनाने की टेक्निक अलग होगी, मुलायम पत्थर से बनाने की टेक्निक अलग होगी। सेलखड़ी जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है, इस पर आसानी से कार्य किया जा सकता था, तो इसके बनाने की टेक्निक अलग है। कुछ मनके सेलखड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए गए थे। यहाँ पर सेलखड़ी से भी 2 प्रकार से मनके बनाए जाते थे। एक मनके वे सेलखड़ी से जिनमें सेलखड़ी नामक पत्थर को मनके का आकार दे दिया जाता था। दूसरी टेक्निक ये थी कि पहले सेलखड़ी को चूर्ण में तब्दील किया जाता था और इस चूर्ण को जो लेप होता था, इनको सांचे में ढाला जाता था। तो 2 प्रकार से सेलखड़ी से ही मनके बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त हार्ड पत्थर से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके यहाँ पर बनाए जाते थे। देखिए, यहाँ पर जो सेलखड़ी से जो सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीक का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनकी जो टेक्निक थी वो इतनी शानदार थी कि आज भी जो पुरातत्वविद हैं, जो प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी एक पहेली बनी हुई है कि सेलखड़ी से ये सूक्ष्म मनके कैसे बना पाते थे। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से ये बहुत ही छोटे छोटे मनके बना पाते थे, तो ये कैसे बना पाते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि कार्निलियन के जो मनके होते थे वो कैसे बनाए जाते थे। खास करके जो कार्निलियन के जो मनकों का जो कलर होता था वो रेड क्यों होता था, क्योंकि जो रो मटेरियल होता था वो येलो कलर का होता था। तो यहाँ पर पुरातत्वविदों के द्वारा कुछ प्रयोग किए गए हैं जिनसे ये दर्शाया गया है कि येलो कलर का जो रो मटेरियल होता था, कच्चा माल होता था, तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाया जाता था और आग में पकाने की वजह से इनका जो कलर है वो लाल हो जाता था। तो इस प्रकार से जो कार्निलियन के जो बनके पाए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हड़प्पा जो वासी थे, ये पहले पत्थर के जो बड़े बड़े पिंड थे उनको अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से इनका सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। सबसे पहले इनकी घिसाई की जाती थी मनके बनने के बाद में, फिर इनकी पॉलिश की जाती थी, फिर इनमें छेद किया जाता था और इस प्रकार से मनके बनाने की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो जाती थी। देखिए, चनूदड़ों में, लोथल में और हाल ही में धोलावीरा में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण भी मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मनके में छेद करने का एक उपकरण है। इस प्रकार के जो उपकरण हमें चनूदड़ों, लोथल और धोलावीरा जैसी बस्तियों में मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता में शंख से जो बनी वस्तुएं होती थी उनका भी उत्पादन कार्य किया जाता था और ये उत्पादन कार्य किया जाता था मुख्यतः नागेश्वर और बालाकोट में, क्योंकि ये दोनों ही बस्तियां समुद्र तट के समीप थी, तो वहां से शंख आसानी से उपलब्ध हो जाता था और इसी वजह से यहाँ पर शंख से बनी जो वस्तुएं आपको मिलेंगी, जैसे चूड़ियां हैं, करचियां हैं, पच्चीकारी की वस्तुएं हैं, इनका निर्माण है ये नागेश्वर और बालाकोट जैसे विशिष्ट केंद्रों पे किया जाता था और ये जो माल है ये हड़प्पा की फिर दूसरी बस्तियों तक पहुंचाया जाता था। मतलब उत्पादन कहाँ पे होता था, नागेश्वर और बालाकोट में होता था और फिर इनको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बड़ी बड़ी बस्तियों में इनको पहुंचाया जाता था। तो इसी आधार पर यह संभावना रही होगी कि चनूदड़ो और लोथल में जो मनके तैयार किए जाते थे, तो इन मनकों को तैयार करके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक पहुंचाया जाता था। इसके अतिरिक्त और भी हमें मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं मिली हैं, जैसे मृदभांड हो गई, ये मृदभांड है, मृण मूर्तियां हो गई, मिट्टी से बनी मूर्तियां हो गई। धातु की बात करें तो मुख्यतः तांबे और कांसे से बने बर्तन यहाँ पे मिले हैं और ये बर्तन आज भी जो दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त लोथल का जो स्थानीय संग्रहालय है वहाँ पे आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। देखिए, हम देखते हैं कि
हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग बस्तियों में हमें मनके मिले। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग मनके बनाने का कार्य करते थे। अब हम ये कैसे पता लगा पाए कि केवल चनूदड़ो और लोथल जैसे शहरों में ही ये मनके या शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था? क्योंकि हमें मनके तो हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले और अन्य बस्तियों से भी मिले हैं। तो ये किस आधार पर कहा गया है कि केवल चनूदड़ो और लोथल में ही इस प्रकार के शिल्प उत्पादन के कार्य किए जाते थे? तो यहाँ पर देखिए पुरातत्वविद क्या करते हैं, इस प्रकार के शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए ऐसी वस्तुओं को ढूंढते हैं जो फैक्ट्री के आसपास मिले या उत्पादन केंद्रों के आसपास ही मिले। जैसे प्रशस्त्र पिंड है, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, पूरे शंख हो गए, तांबा अयस्क या कच्चा माल हो गया, ये आपको केवल फैक्ट्रियों के आसपास मिलेंगे। मन के बनाने के जैसे औजार हैं वो आपको फैक्ट्रियों के आसपास मिलेंगे। अपूर्ण वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जो अधूरी रह गई हों, ठीक से बनी नहीं हो, तो इस प्रकार की वस्तुओं को फैक्ट्रियों के आसपास पटक दिया जाता था। त्याग दिया गया माल है। और कूड़ा करकट, जो फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट बचता था वो भी फैक्ट्रियों के आसपास ही रख दिया जाता था। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कूड़ा करकट है, क्योंकि ये शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं कूड़ा करकट। क्योंकि अक्सर जो फैक्ट्री वगैरह में आज भी हम देखते हैं कि उनका जो अपशिष्ट बच जाता है या कूड़ा करकट बच जाता है वो फैक्ट्रियों के आसपास ही आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जाता होगा, तो इन पदार्थों के जो टुकड़े बचते होंगे उनको कूड़े के रूप में उत्पादन जो केंद्र होते थे उनके आसपास ही फेंक दिया जाता था। कई बार क्या किया जाता था, जैसे बड़े बड़े आकार के जो टुकड़े होते थे उनसे छोटे आकार की वस्तुएं भी बना ली जाती थी, लेकिन बहुत जो छोटे टुकड़े होते थे उनको कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। तो जो कूड़े के जो टुकड़े होते हैं ये बहुत अच्छे संकेतक होते हैं यह पता लगाने का कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। और ऐसे अधिकतर हमें जो कूड़े करकट मिले हैं वो हमें चनूदड़ों में मिले हैं और लोथल में मिले हैं। तो इस प्रकार की छोटी वस्तुओं में ही हमें संकेत मिले हैं, ये टुकड़े मिले हैं कूड़े के, जिसके आधार पर ये कहा गया है कि चनूदड़ो और लोथल है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प उत्पादन केंद्र रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये जो छोटी बस्तियां होती थी चनूदड़ो लोथल जैसी, इन्हीं में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, क्योंकि हमें वहां पर भी ऐसे टुकड़ों के संकेत मिले हैं। लेकिन इन बड़े शहरों में जो शिल्प उत्पादन का कार्य था ये छोटे स्तर पे किया जाता था, और इन छोटे शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य बड़े स्तर पे किया जाता था। तो देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक भिन्नताएं हैं उसका हम अवलोकन कैसे कर पाते हैं, या जो पुरातत्वविद है वो इसका अवलोकन कैसे कर पाते हैं। उसमें दो विधियों की हमने चर्चा की, पहली थी समाधान और दूसरी थी विलास की वस्तुओं की खोज, जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं उनकी खोज। दूसरी हमने चर्चा की कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन की हमें जो जानकारी मिली है वो कैसे मिली है, साथ ही यहाँ पर शिल्प उत्पादन के कौन कौन से कार्य होते थे और कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे जो शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, अर्थात ये जो कच्चा माल थे वो कहाँ से प्राप्त करते थे। देखिए, ये तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। इस शिल्प के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तो ये कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे। साथ ही हम चर्चा करेंगे मोहरे लिपि और बाट की चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।